हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज हम सेट्स चैप्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और एक नई चीज जानेंगे, एक नया कंसेप्ट, और वो कंसेप्ट है वेन डायग्राम्स का। सेट्स को समझने के लिए एक इंग्लिश लॉजिशियन थे, जॉन वेन। उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि हम डायग्राम्स के थ्रू भी सेट्स को समझ सकते हैं, काफ़ी हद तक समझ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि डायग्राम्स या ग्राफ्स या पिक्चर्स के थ्रू हमें कोई भी कंसेप्ट ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ सकता है। इसलिए ये डायग्राम्स हमारे बहुत हेल्पफुल हुए। तो उन्होंने क्या आइडिया दिया था? उन्होंने सबसे पहले, अब तुम जानते हो यूनिवर्सल सेट को यू से हम डिनोट करते हैं, तो उन्होंने यूनिवर्सल सेट, किसी भी क्वेश्चन में अपना अलग यूनिवर्सल सेट होता है, तो यूनिवर्सल सेट को उन्होंने क्या किया, रेक्टेंगल या स्क्वायर से शो किया कि ये यूनिवर्सल सेट है हमारे क्वेश्चन का। और जो हमारे और सेट थे, कोई भी 3 या 4, ए, बी या सी, उसको, उन सभी को सर्कल्स से शो किया इस स्क्वायर के अंदर। तो अब हम देख सक रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट के अंदर ही ए भी है, बी भी है और सी भी है। अब तुम कहोगे ये मैंने क्या किया हुआ है। एक्चुअली ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो ए में भी हों और बी में भी हों, दोनों में ही हो, तो इस तरह से शो करेंगे ना स्टूडेंट्स। अच्छा, कई एलिमेंट्स होंगे जो कि ना ए में होंगे, ना बी में होंगे, ना सी में होंगे, बाहर पड़े होंगे। तो इस तरह से जॉन वेन ने हमें सेट्स को पिक्टोरियल फॉर्म प्रदान की, और इस वजह से इन डायग्राम्स को उन्हीं के नाम पे वेन डायग्राम्स लिखा गया। और इनको हम बहुत इजीली, सेट्स को हम बहुत इजीली समझ सकते हैं इन डायग्राम्स के थ्रू। कैसे, अब हम आगे देखेंगे कि अगर हम बात करें ऑपरेशंस की, कि सेट्स पे हम क्या क्या ऑपरेशंस लगा सकते हैं। मतलब अभी तक हमने क्या किया था, हमने सबसेट पढ़े थे, इंटरवल पढ़े थे, या हमने फॉर्म्स पढ़ी थी। लेकिन अगर हम दो सेट्स को इकट्ठा करके लिखना चाहें, या दो सेट्स में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिखना चाहें, या उस सेट को छोड़ के बाकी एलिमेंट लिखना चाहें, तो उस बात को हम ऑपरेशंस कहेंगे ना सेट्स के। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम पढ़ते हैं यूनियन। यूनियन मतलब, अब हम जानते हैं यूनियन का क्या मतलब है। कैसे, देखो, यूएसए जो है ये क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये यू क्या है, यूनाइटेड, यानी कि स्टेट्स जो हैं, स्टेट्स अमेरिका की, वो उनकी यूनियन है। तो यूनियन का क्या मतलब होता है, इकट्ठा होना। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहता हूं कि इकट्ठा होना मतलब एक से ज्यादा सेट की बात हो रही है। तो मान लो हमारे पास एक सेट है 1,2 और दूसरा सेट है 3,4,5। तो मैं ए यूनियन बी क्या लिखूंगा, मैं ए यूनियन बी वो सेट बनाऊंगा जिसमें ए वाले एलिमेंट भी सारे आ गए और बी वाले एलिमेंट भी सारे आ गए। ये एक बड़ा सेट हो गया। तो ये क्या हो गया, यूनाइटेड सेट्स ऑफ ए एंड बी। अब इसका नाम क्या बन गया, यूनाइटेड सेट्स। मजाक कर रहा हूं स्टूडेंट्स, यूएसए वाला एग्जांपल दे रहा था तुमको मैं। ए और बी की यूनियन हो गई, यानी कि दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया। अच्छा, एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास एक सेट है एक्स वाई जेड और दूसरा सेट है डब्ल्यू एक्स वाई, तो हम ए यूनियन बी कैसे लिखेंगे? तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहां लिखा वैसे ही लिखो। पहले ए के एलिमेंट लिख लो एक्स वाई जेड, फिर बी के एलिमेंट लिखो डब्ल्यू,
लेकिन एक्स और वाई को हम रिपीट नहीं करते स्टूडेंट्स। तुम्हें डेफिनेशन पता होगी सेट की कि हम रिपीट नहीं लिखते, 2 बार किसी भी एलिमेंट को नहीं लिखते, एक्स और वाई तो आ चुके, तो ये ए यूनियन बी हो गया। अब इसमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसको जैसे मर्जी लिख दो, मतलब अगर मैं इसको डब्ल्यू एक्स वाई जेड लिखता तब भी यही सेट बनता, सेम सेट है। तो सेट में जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं सेट को, तो ये ज़रूरत नहीं पड़ती हमको देखने की कि ऑर्डर जो है एलिमेंट्स का वो क्या बन रहा है, सीक्वेंस क्या बन रहा है। हमने तो बस एलिमेंट्स को दर्ज करके कॉमास लगा के बीच में और ये ब्रैकेट्स लगा के छोड़ देना होता है। तो ये होती है यूनियन। ये तो थी यूनियन अगर सेट को रोस्टर फॉर्म में हमें लिखा है। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में हो, जैसे x such that x is a natural number, x कॉमा x is less than 7, और b सेट है हमारा x such that x is a natural number x greater than 10। अब अगर इनका मैंने यूनियन करना है तो मैं कैसे लिखूंगा? तो स्टूडेंट्स अब यहां पे दोबारा देखते हैं, वहीं से हमें आइडिया मिलेगा रोस्टर फॉर्म से। ए यूनियन बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो या तो ए में हैं या फिर बी में हैं। एक्स जो है वो ए में भी है और बी में भी है, वाई ए में है बी में है, जेड सिर्फ ए में है, डब्ल्यू सिर्फ बी में है। मतलब इसके हर एक एलिमेंट के लिए कहा जा सकता है कि वो या तो ए में है या फिर बी में है हमारे पास। तो या जो है, मैं हिंदी वाला वर्ड या जो बोल रहा हूं, या इंग्लिश में पंजाबी में इसको जा बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं और। तो बस ये याद रखो स्टूडेंट्स, यूनियन जो होती है वो सेट बिल्डर फॉर्म में और वर्ड से शो होती है। कैसे, हम कैसे लिखेंगे ए यूनियन बी? एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ये तो दोनों ही केसेस में है, कॉमा एक्स लेस देन 7 और एक्स ग्रेटर देन 10। यहां पे ये और जो आ गया है इसका मतलब है यूनियन, कि या तो x 7 से छोटा होगा, इस सेट का एलिमेंट होगा a का, या फिर x 10 से बड़ा होगा, b का एलिमेंट होगा। तो स्टूडेंट्स हमें याद रखना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में यूनियन जो है वो और से डिनोट की जाती है, और लगाते हैं हम। तो इसके कुछ हमारे पास लॉज भी हैं, यानी कि कुछ नियम हैं जो यूनियन फॉलो करता है, और उन नियमों की हम बात करते हैं अब कि कौन कौन से नियमों को यूनियन फॉलो करता है। जैसे कि पहला नियम है, अगर ए यूनियन बी लिखा है तो वो उसी के बराबर आएगा चाहे बी यूनियन ए लिख लो। देखो हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पे कि चाहे जैसे मर्जी लिख लो, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। अगर हम इसको देखेंगे तो हम कहेंगे हमने बी यूनियन ए किया है, डब्ल्यू एक्स वाई पहले लिखा है और जेड बाद में लिखा है। तो चाहे बी यूनियन ए करो चाहे ए यूनियन बी करो, सेट तो भाई सेम ही बनना है। तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन ये अलग से बताया नहीं जाता। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब यही होता है कि ऑर्डर चेंज भी कर दो तो ऑपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2+3 करो चाहे 3+2 करो, आना तो आंसर 5 ही है। तो एडिशन जो है वो नंबर्स के ऊपर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करती है, जैसे कि सेट के ऊपर यूनियन जो है ऑपरेशन वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो चलो अगला लॉ देखते हैं। अगला जो हमारा नियम है जो कि ये फॉलो करता है यूनियन, वो ये है कि मान लो तुम्हारे पास 3 सेट हैं और तीनों का तुमने करना है यूनियन। तो तुम तीनों का यूनियन इकट्ठा थोड़ा ना कर सकते हो, तुम पहले 2 का यूनियन करोगे फिर तीसरे का करोगे। तो ये लॉ कहता है कि चाहे बी यूनियन सी पहले करके ए का यूनियन करो, चाहे ए यूनियन बी पहले कर लो
और फिर उसमें सी यूनियन करो, दोनों आंसर बराबर ही आएंगे। जैसे कि प्लस का दोबारा एग्जांपल दूंगा मैं कि 3 + 2 + 1 करना है, चाहे इन दोनों को पहले जोड़ लो चाहे इन दोनों को पहले जोड़ लो, आंसर तो सेम ही आएगा 6। तो इसको कहते हैं स्टूडेंट्स एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहलाता है इस तरह की प्रॉपर्टी होल्ड करना। देखो माइनस में ऐसा नहीं होता, अगर तुम ध्यान दो माइनस में ऐसा थोड़ा ना होता है। अगर मैं यहां पे माइनस लगा दूं, देखो अपने आप करके देखना, प्लस की जगह माइनस लगा देना, आंसर दोनों का फर्क ही आएगा। तो जो सब्ट्रैक्शन है माइनस, वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड नहीं करता। 2 - 3 और 3 - 2 दोनों अलग आंसर होते हैं। तो तीसरा लॉ जो है वो क्या है? तीसरा लॉ है लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल सेट। देखो हमारे पास दो खास सेट हैं, फाई और यूनिवर्सल सेट। फाई हर एक सेट का सबसेट है और यूनिवर्सल सेट हर एक सेट का सुपर सेट है। तो इन दोनों के साथ जौन से लॉज इसके बनते हैं यूनियन के, वो क्या हैं? तो वो ये हैं कि अगर हम ए यूनियन फाई करें तो हमेशा ए के बराबर ही आएगा, क्योंकि फाई में तो कोई हमारा एलिमेंट है ही नहीं। और अगर हम ए को यूनियन करें यू से, ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये सेट है, ये यूनिवर्सल सेट, तो आंसर यूनिवर्सल सेट ही आएगा। तो इनको हम कह देते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी, और फाई जो है वो हमारी आइडेंटिटी हो जाती है यूनियन के लिए। अच्छा, फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी आइडेम्पोटेंट लॉ, यानी कि ए यूनियन ए करेंगे तो ए के ही बराबर आएगा। ए के एलिमेंट्स दोबारा हम थोड़ा ना लिखेंगे, ए सेट ही बनेगा ना। तो इसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ये एक नया वर्ड आ रहा है स्टूडेंट्स तुम्हारे लिए, आइडेम्पोटेंट। अगर आइडेम्पोटेंट का मतलब ये होता है, तुम कहीं भी आइडेम्पोटेंट पढ़ोगे तो इसका मतलब यही होता है कि अगर किसी भी ऑपरेशन में दोबारा से उसी एलिमेंट को लगा दिया जाए तो वही एलिमेंट आए, उसमें कोई चेंज ना हो, तो ऐसे लॉ को आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। तो लॉ ऑफ यूनियन तो ये है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी ये है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिससे हमें यूनियन को समझने में हेल्प मिलेगी। एक ऑपरेशन तो यूनियन हो गया। अब दूसरा ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो ये जो इंटरसेक्शन है वो क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब है, अब हमने यहां पे क्या लिखा था, यूनियन में दोनों सेट को इकट्ठा करके लिखा था, और यहां पे हम क्या लिखेंगे इंटरसेक्शन में? मान लो हमारे पास ये दो सेट हैं 1 2 3 3 4 5। तो मैं इन दोनों के अगर कॉमन एलिमेंट लिखना चाहूं कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट लिखने हैं मैंने, तो 1 2 3 3 4 5 दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 3। तो कॉमन एलिमेंट को लिखना जो होता है उसे कहते हैं हम इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का सिंबल होता है उल्टा यू। देखो ऐसे, यूनियन में सीधा यू था, ऐसे था, इंटरसेक्शन उल्टा हो जाता है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट्स का कोई भी कॉमन एलिमेंट हो तो वो हम लिख सकते हैं। मान लो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मान लो हमारे पास ये एक एग्जांपल है, दूसरी एग्जांपल लेता हूं मैं, ए हो 1 2 और बी हो XY। तो मैं ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखूंगा? 5। ठीक है ना स्टूडेंट्स, कोई भी एलिमेंट आया ही नहीं। तो ये तो था रोस्टर फॉर्म। अब हम बात करेंगे कि इंटरसेक्शन जो होती है वो अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे करते हैं। तो मैं पहले पेज पर हट लूं, उसके बाद देखते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल तीसरा हो गया कि हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में देखें तो इंटरसेक्शन कैसे लिखेंगे। x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी x नेचुरल नंबर है और x 5 से बड़ा है, और x दूसरा सेट है हमारा, x नेचुरल नंबर है, x 20 से छोटा है। तो इसको हम कैसे लिखें? इसको लिखने के लिए हम
पहले रोस्टर फॉर्म का ही सहारा लेते हैं। मैंने पिछले एग्जाम्पल में लिया था 1 2 3 और बी था 3 4 5 और मैंने ए इंटरसेक्शन बी जो लिखा था, ऑब्वियसली कॉमन एलिमेंट लिखने हैं मैंने, तो कॉमन एलिमेंट एक ही था। अब अगर मैं इधर देखूं कि ये एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में जो आ गया वो ए में भी होगा और बी में भी होगा, तभी तो कॉमन बना ना। तो इट बिलोंग्स टू ए एंड इट बिलोंग्स टू बी, तो हमारा वर्ड आ गया एंड, कि यहां भी और यहां भी, ये कंपल्शन हो गई। जो यूनियन का और था वो कंपल्शन नहीं थी, वो था या इसमें ढूंढ लो या इसमें ढूंढ लो। अगर इसमें मिल गया और इसमें ना मिला तब भी ठीक है, इसमें मिल गया इसमें ना मिला तो भी ठीक है। तो और तो यूनियन के लिए था, यहां पर क्या आएगा, एंड आएगा, कि ये इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है। तो एंड जो वर्ड है हमारा वो हमारी हेल्प करेगा सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या लिखूंगा मैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक्स ग्रेटर देन 5 एंड एक्स लेस देन 20। बस ये एंड आ गया। एंड लगाने का मतलब है इंटरसेक्शन। तो इसको अगर हम वेन डायग्राम से समझें तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। तो हमें शेडिंग करनी होती है। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की शेडिंग करना चाहें तो ये कॉमन एरिया है स्टूडेंट्स, ये मैंने शेड कर दिया। और अगर वेन डायग्राम में हमने यूनियन शो करना हो, यूनिवर्सल सेट ए और बी ये दो सेट हैं, और मैंने ए यूनियन बी करना हो, तो मैं ए और बी दोनों को शेड करूंगा। देखो कंप्लीट शेडिंग कर दी मैंने, ए और बी दोनों को कवर कर लिया। यहां पे सिर्फ कॉमन, तो देखो डायग्राम देख के एकदम समझ में आता है ना कि इंटरसेक्शन कॉमन एरिया है और यूनियन जो है वो सारा मिलाकर है। तो इसीलिए वेन डायग्राम इतने यूजफुल हैं। तो आगे देखते हैं हम कि जिस तरह से हमने कुछ नियम यूनियन के किए हैं उसी तरह के नियम इंटरसेक्शन के कौन से हैं। यहां पर भी सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी लिखो चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो, बात तो इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट की है, दोनों में कॉमन तो सेम ही रहेगा ना। उसके बाद अगला बिल्कुल उसी तरह एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब है कि अगर तीन सेट का हमने इंटरसेक्शन करना हो तो चाहे ए और बी का पहले कर दो चाहे बी और सी का पहले कर दो, इंटरसेक्शन तो कॉमन है, कॉमन एलिमेंट तो वही निकलेंगे ना। तो ये एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। उसके बाद लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल सेट, तो वो क्या है हमारे पास कि अगर किसी भी सेट का इंटरसेक्शन तुम फाई से करोगे, यानी कि नल सेट और किसी और सेट में कॉमन एलिमेंट है ही नहीं तो फाई आएगा। और अगर तुम किसी सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट से करोगे तो यूनिवर्सल सेट और इस सेट में कॉमन क्या है, ये ए खुद कॉमन है। देखो हम वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं, यहाँ साइड पे बना देते हैं वेन डायग्राम, ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए है, तो यूनिवर्सल सेट और ए के एरिया में कॉमन क्या है, ये ए खुद ही तो कॉमन है ना। तो इस तरह से हम इस लॉ को समझ सकते हैं, लॉ ऑफ फाई एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। और उसके बाद आइडेम्पोटेंट लॉ भी यहां पर होल्ड करता है। आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है, ऑब्वियसली ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो ए ही आ जाएगा, ए यूनियन ए करो तो भी ए आता है। आइडेम्पोटेंट लॉ इंटरसेक्शन पे भी चलता है और यूनियन पे भी चलता है। तो यहां पे एक बात और आ जाती है, क्योंकि अब हम इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों देख चुके हैं, तो अगर इनको मिक्स करके लगाया जाए, मान लो मैंने ए इंटरसेक्शन करना है किससे, बी यूनियन सी से। देखो
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी एक सेट है और ए एक सेट है, इनका कॉमन एलिमेंट लिखना है। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, ये कितना आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसी तरह अगर मैं यूनियन करना चाहूं बी इंटरसेक्शन सी का, तो क्या आएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स। देखो, इनको वैसे तो कहते हैं दोनों को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेकिन इसकी बात करने से पहले हम जिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को जानते हैं, पिछली क्लास तक हमने किया है, हम पहले उसकी बात कर लेते हैं, तो एकदम ये तुम्हें क्लियर हो जाएगा, दिखने लग जाएगा। जैसे हम करते थे x इंटू वाई प्लस जेड। अब इसको अगर तुमने ब्रैकेट को खोलना है, क्या करोगे, x को y से मल्टीप्लाई किया, अब यहां प्लस है तो प्लस लगाया, फिर x को z से मल्टीप्लाई किया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। जो मल्टीप्लाई थी वो प्लस के दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गई। देखो, प्लस के इस तरफ भी आ गई, इस तरफ भी आ गई, यानी प्लस के दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इसी तरह माइनस के ऊपर भी मल्टीप्लाई जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखो, x इंटू वाई, फिर माइनस लगाया, फिर x इंटू जेड, तो माइनस के भी दोनों तरफ क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई आ जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तुम पढ़ चुके हो। तो यहां भी देखो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो हमारे पास एक साइड पे पड़ा हुआ था इंटरसेक्शन, वो यूनियन के दोनों तरफ आ गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फिर ए इंटरसेक्शन सी। बिल्कुल उसी तरह ब्रैकेट खोलने को एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। बांट दिया ना हमने, तो यहां भी मल्टीप्लाई बांट दिया वाई और जेड पे, यहां भी मल्टीप्लाई बांट दिया वाई और जेड पे। तो जैसे हम यहां करते थे वैसे ही यूनियन इंटरसेक्शन फॉलो करती है बात, और इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो, यूनियन जो है ये दोनों तरफ आ गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इंटरसेक्शन के ऊपर यहां इंटरसेक्शन था जैसे कि प्लस और माइनस पे था। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा तुमको कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है हमारा जो यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉम्बिनेशन है। तो अब हम चलते हैं एक और कंसेप्ट पे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स। दोनों सेट में फर्क लिखना। जैसे मान लो हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 और दूसरा सेट है मान लो हम कह दें 1 4 6 7। तो इन दोनों का फर्क, अब अगर नंबर्स के केस में बात करें तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, हम डिफरेंस या फर्क जो है वो किस साइन से शो करते हैं मैथ में। अब तक वो करते थे माइनस से। जैसे 4 माइनस 2 का मतलब है 4 और 2 में कितना फर्क है, 2 का। लेकिन 2 और 4 में कितना फर्क है, -2 का। मतलब हमने इसको बेस बना के दूसरे से फर्क देखना है। ऐसे ही यहां पर है, अगर मैं कहूं a माइनस बी यानी a से b का फर्क, तो मैं a के एलिमेंट लिखूंगा लेकिन उसमें b के एलिमेंट जो आएंगे वो नहीं लिखूंगा। जैसे 1 इसमें आ गया, मैंने नहीं लिखना, 2 इसमें नहीं आया, मैंने लिख दिया, फिर 3 इसमें नहीं आया, मैंने लिखा, फिर 4 इसमें आ गया, मैंने नहीं लिखना, 5 इसमें नहीं है तो मैंने लिख दिया। तो ये हो गया a माइनस बी, यानी a के एलिमेंट लिखने हैं लेकिन a और b के जो कॉमन एलिमेंट आ गए 1 और 4 वो मैंने नहीं लिखने, क्योंकि फर्क निकालना है ना दोनों का। और अगर मैं b माइनस a करूं तो ऑब्वियसली मैं b के एलिमेंट लिखूंगा। तो 1 इसमें आ गया, मैंने नहीं लिखा, 4 इसमें आ गया, मैंने नहीं लिखा, 6 इसमें नहीं आया a में तो लिखूंगा, 7 a में नहीं आया तो मैं लिखूंगा। तो जिस तरह से माइनस जो होता है वो 4 माइनस 2 2 होता है और 2 माइनस 4 -2 होता है, यानी कि दोनों का आंसर फर्क है, बराबर नहीं है। इसी तरह
यहां पर भी होता है। बस ध्यान ये रखना है कि जो पहले लिखा है सेट माइनस से पहले, उसके एलिमेंट लिखने हैं, और जो दूसरा सेट लिखा है ए माइनस बी, जिसको तुम माइनस कर रहे हो, उसमें जो एलिमेंट आ गए वो नहीं लिखने। बी के एलिमेंट्स की बात ही नहीं है, ये बी के एलिमेंट्स हटा देने और कॉमन एलिमेंट्स नहीं लिखने। तो यहां से तुम्हें क्लियर हो रहा होगा माइनस का। यहां भी देखो आंसर फर्क है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो डिफरेंस ऑफ सेट है, ये माइनस का साइन, ये कम्यूटेटिव नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि ए माइनस बी अलग आया, बी माइनस ए अलग आया। जैसे कि यहां पर भी ये कम्यूटेटिव नहीं था, 4 माइनस 2 अलग, 2 माइनस 4 अलग। तो तुम्हें डिफरेंस ऑफ सेट समझ में आ गया, और अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ सकते हैं। तो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले एक बात स्टूडेंट्स, के कमेंट्स में जाके मेरे वीडियोस को 1 to 5 स्केल पर रेटिंग जरूर देना। 1 जो है वो लोएस्ट, 5 जो है वो हाईएस्ट। तुमको जैसा लगे तुम रेटिंग दे सकते हो, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं किस लेवल पे हूं। और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी देना, ताकि मैं और अच्छे ढंग से तुम्हारी हेल्प कर सकूं। तुम जानते हो कि मैं 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास को कवर कर रहा हूं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को। तो तुम्हारी हेल्प के लिए मैंने अपने चैनल में प्लेलिस्ट्स बनाई हैं। अगर तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी प्लेलिस्ट चेक करना। प्लेलिस्ट में मैंने क्या किया है स्टूडेंट्स, 10th, 11th और 12th क्लास के सभी अलग अलग चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है मैंने। तो तुम्हें वहां पर लोकेट करना अपना टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा, तीनों क्लासेस में से किसी भी क्लास में। जैसे 11th क्लास है, अब 11th क्लास में मैंने क्या लिखा है, 10+1 कॉमा सेट्स। प्लेलिस्ट जो होगी वो इस नाम की होगी। तो इस प्लेलिस्ट में सारे सेट के ही वीडियोस होंगे 1 by 1। तो तुम्हें लोकेट करना आसान हो गया। अगर तुम चैनल में एज इट इज लोकेट करोगे वीडियोस में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर है यूट्यूब का, इससे मैं तुम्हें और एक्यूरेटली मदद कर पाऊंगा, और तुम भी बहुत आसानी से लोकेट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। एक्सरसाइज हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। अगली क्लास में जब तक हम मिलते हैं, तब तक तुम ये जो सारे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स और ये लॉज जो हमने किए हैं, उनके ऊपर ध्यान दो, सीखने की कोशिश करो, समझो इनको, और इनके ऊपर क्वेश्चंस जब हम करें, ताकि तो तुम्हें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ सके। तब तक बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।